राधे राधे एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री के कंट्रोल को रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। मींस कि जब ऑडिटर फर्स्ट टाइम जब इन्वेंट्री का ऑडिट करने जाएगा, सबसे पहले उसे कंट्रोल्स देखेगा कि इन्वेंट्री के ऊपर कैसे कंट्रोल्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री का मीनिंग सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन तक लिमिट नहीं होता, बल्कि सबसे पहले एक ऑडिटर को देखना होता है कि इन्वेंट्री के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोई एसओपीज बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई है, क्या कोई कंट्रोल लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए। ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री कोई भी कहीं लेके जा रहा है, आइटम कोड कोई भी कैसे भी क्रिएट कर रहा है, कोई भी डिलीट कर रहा है, गुड्स आ रहा है तो मैच नहीं हो रहे, कहीं भी इन्वेंट्री कोई भी इशू कर रहा है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन आके स्टोर से इशू करवाई जा रहा है। तो ये सब कंट्रोल सबसे पहले एक एसओपी क्रिएट होती है हर एक कंपनी में। तो उस एसओपी को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगर एसओपी नहीं है किसी कंपनी में तो हमें सबसे पहले तो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। मैं एज एन ऑडिटर बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें सैंपल चेकिंग लेनी पड़ती है कि उसमें अनऑथराइज चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या इन्वेंट्री से रिलेटेड कंपनी में कोई एसओपीज़ है कि नहीं है। एसओपीज़ है तो वेल एंड गुड, वो उस एसओपी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फिर उसमें देखेंगे एसओपीज़ को फॉलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। एसओपी फॉलो नहीं किया हुआ तो क्या क्या उसमें क्यों नहीं फॉलो किया हुआ, क्या क्या उसमें लैकनेस है। तो सबसे पहला जो इसमें इन्वेंट्री का कंट्रोल रिस्क आता है, उसमें सबसे पहला आता है मटेरियल मास्टर कंट्रोल। मटेरियल मास्टर कंट्रोल का मीनिंग होता है कि सबसे पहले ये देखो कि कौन सा पर्सन ऑथराइज्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन में आइटम क्रिएट करता है, जिनके आर एम पी एम एफ जी की आइटम क्रिएट होते हैं ना। कोई मैं गुड्स नया बनाता हूँ प्रोडक्शन में तो एफ जी क्रिएट करूँगा। कोई मेरा आर एम नया आया जो पहले कभी नहीं आया था, या कोई पी एम नया आया ऐसा जो पहले कभी नहीं आया था। या वैल्यूएशन कौन उसमें सेट करता है, वैल्यूएशन के कौन सेट करता है मेरे ईआरपी में। यूओएम यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सेट करता है कि ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट केजी में आना था वो केजी में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो प्रोडक्ट मेरा पीसीस में आना था वो पीसीस में ही आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसा कि नहीं कि ऐसा तो नहीं कि केजी वाला पीसीस में आ रहा है और पीसीस वाला केजी में आ रहा है। तो सबसे पहले आप वॉक थ्रू कर लीजिए एक प्रोसेस का कि आइटम का जो उसने कोई ऐसे आइटम को लीजिए जो नई क्रिएट हुई हो। आप हर एक टाइप की एक आइटम उठा लीजिए, क्योंकि आप हर एक टाइप के आइटम आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में नई क्रिएट हुई हर ईयर में मिल जाएगी। एक वॉक थ्रू ले लीजिए, किसने आइटम क्रिएट की, क्यों कब की, किसकी ऑथराइजेशन की, उसने कौन सा मेथड लगाया, यूओएम सही लगाया कि नहीं लगाया। सेकंड सेकंड हो सकता है कि उस आइटम तो क्रिएट कर दी, हो सकता है वो गलत भी हो गई हो, क्योंकि गलती किसी भी हो सकती है। बट अब मतलब उसमें चेंजेस किसने किए, मटेरियल मास्टर में कोई चेंजेस किए, किसने अगर चेंजेस किए तो किसकी ऑथराइजेशन थी उस मटेरियल मास्टर में चेंजेस करने में। क्या चेंज लॉग मटेरियल है कि नहीं। चेंज लॉग को मीन्स की चेंज लॉग्स में क्या कोई ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है, ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है। उसको एक तरह का डिटेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं हम। डिटेक्टिव कंट्रोल मीन्स जो मेरा गलती होने के बाद मैं आफ्टर मिस्टेक उसको करेक्ट करता हूँ, उसको बोलते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल। तो ये इसको एक तरह का डिटेक्टिव कंट्रोल है कि नहीं है, ये हमें ऑडिट ट्रेल में पूरा एक बार चेक करना पड़ेगा। अपनी आइटम क्रिएशन की लिस्ट में एक ऑडिट ट्रेल आइटम मास्टर लोगे तो उसमें देखा होगा कि ये क्रिएशन डेट क्या थी और उसमें चेंजेस कब से कब हुए थे। ये पूरा ऑडिट ट्रेल एक आइटम मास्टर का ले लीजिए आप। सेकेंड ये देखिए कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं है कि कोई डुप्लीकेट आइटम तो नहीं आ रही है उसमें। डुप्लीकेट आइटम मीन्स कि एक आरएम को मैंने 2 बार क्रिएट किया हुआ है सेम अलग अलग नंबर से। तो वो ऐसा कोई एब्सोल्यूट आइटम तो नहीं आ रही कोई जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना ही नहीं है कोई। तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक डुप्लीकेट चेक क्वेरी आइटम मास्टर लीजिए, उसमें एक डुप्लीकेट का एक्सेल में फॉर्मूला लगा लीजिए।
सेकंड देखिए कि जो वैल्यूएशन क्लास यानी कि वैल्यूएशन क्लास में कि जो मेरी आरएम की आरएम से रिलेटेड इन्वेंट्री है वो आरएम में जा रही है कि नहीं जा रही, जो पीएम से रिलेटेड इन्वेंट्री वो पीएम में जा रही है कि नहीं जा रही। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जा रही है इसमें, आरएम जा रहा है पीएम में और पीएम जा रहा है आरएम में। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें जीएल क्रिएट होते हैं, रॉ मटेरियल, एक इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल और क्या कहते हैं पैकिंग मटेरियल, फिनिश गुड्स। तो आप शेड्यूल 3 में भी देखोगे तो आपको इन तीनों को स्टॉक इन ट्रेड, इन तीनों को अलग अलग करके दिखाना होता है। लो स्टॉल, इंजीनियरिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें मेरे को अलग अलग करके दिखानी होती हैं। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि पीएम को क्रेडिट कर दिया मैं पी आरएम वाले लेजर में और आरएम को क्रेडिट कर दिया पीएम वाले लेजर में, तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही। तो उसके लिए आपको जीएल मैपिंग एक बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सेकंड, मैं आपको और ऊपर भी बता रहा था कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ केजी लगना चाहिए था वहाँ पीसीस लगा दिया और जहाँ पीसीस लगना चाहिए था वहाँ केजी लगा दिया, या जीएम ग्राम लगना चाहिए था तो क्या कहते हैं मीटर लगा दिया। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो इन्वेंट्री सही मेजरमेंट में जा रही है कि नहीं जा रही, तो ये आपको एक अच्छे से चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। सेकंड, इसमें ये चेक करना है कि जो मटेरियल मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट किया स्टोर डिपार्टमेंट को, उसके लिए क्या क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं कि नहीं। मटेरियल जब कोई रिक्वेस्ट करेगा सबसे पहले ये चेक करना है क्या वो ऑथराइज पर्सन था कि नहीं था। ऐसा तो नहीं है मेंटेनेंस का बंदा आके कह रहा है कि मुझे ये आरएम दे दे या मुझे पीएम दे दे। तो मेंटेनेंस के बंदे को तो आरएम और पीएम से लेना देना ही कुछ नहीं होता। तो अब क्या वो और वो देखो कि ये जो अनऑथराइज पर्सनल तो नहीं था जो जिसने स्टोर से माल इशू करवाया। सेकंड, ये देखो कि जब उसने माल इशू करवाया क्या वो वैलिड स्लिप थी कि नहीं थी उसके पास, वैलिड कोई वैलिड पर्पस था कि नहीं थे था। मान लो कोई इन्वेंट्री एक पल्प पल्प होता है जूस का, जैसे जूस बना अगर आप जूस बनाने में एक ना पल्प यूज़ होता है। तो मान लो एक पल्प लेने आ गया, मैंगो पल्प लेने आ गया वो, तो वो आप देखते हो कि वो कह रहे हैं मैंगो पल्प में का जूस बनाना है तो ये मुझे इन्वेंट्री चाहिए तो तू दे दे। अब वो इन्वेंट्री लेने गया लेकिन आप देखते हो कि मैंगो जूस की तो क्वांटिटी बहुत पड़ी है मेरी बुक्स में। तो ये मैंगो पल्प का क्या करेगा, प्रोडक्शन तो होगी नहीं उसकी क्योंकि ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत पड़ी है। तो कोई वैलिड पर्पस है कि नहीं है उस चीज़ का। तो ये भी आपने अच्छी तरह से चेक करना है। ये स्टोर वाला पर्सन जो होगा, स्टोर मैनेजर होगा, वो ध्यान से चेक करेगा और वो देखेगा कि थर्ड चीज़ वो देखेगा कि रिक्विजिशन स्लिप जिससे आई क्या वो अप्रूव की कि नहीं प्रोडक्शन मैनेजर ने। प्रोडक्शन मैनेजर उसका अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। जो मेरा लाइन पे पर्सन होगा जो प्रोडक्शन कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट डालेगा स्टोर डिपार्टमेंट को। जैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डालेगा तो वो प्रोडक्शन मैनेजर होगा जो मेरा, वो उसको अप्रूव करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर जैसे ही अप्रूव करेगा वो क्या फिर स्टोर वाला पर्सन उसको गुड्स इशू करके दे देगा आरएम या पीएम का जिसकी भी रिक्वेस्ट होगी। तो वो कह रहे उस सारा प्रोडक्शन मैनेजर ने अप्रूव किया हो कि नहीं किया हुआ, ये भी आपको अच्छी तरह से चीज़ें चेक करके चलनी है। दूसरा, डुप्लीकेट रिक्वेजिशन स्लिप तो नहीं आ रही, नंबरिंग सबकी सेम तो नहीं आ रही कहीं। तो नंबरिंग ध्यान से चेक करना कि मान लो 10 नंबर स्लिप लाया वो, इसी स्लिप पे 6 बार माल इशू हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसे एक ही स्लिप पे एक ही बार माल इशू हो रहा हो, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से चेक करनी होती हैं। कोई मैनुअल एमआरएन तो नहीं बन रही। मैनुअल अगर वो ईआरपी में कंट्रोल है तो मैनुअल एमआरएन तो बनने का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। तो अपनी ये चेक करनी है कि जितनी भी मेरी कोई मैनुअल एमआरएन तो नहीं है। मैनुअल एमआरएन ईआरपी में है तो मैनुअल एमआरएन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड ये जो इनएडुकेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिक्वेस्ट, इट मीन्स का क्या, जब वो मटेरियल इशू करवाने आया तो क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे कि नहीं थे उसके पास। ये सारी चीज़ें आपको सैंपल चेक करनी है एमआरएन की। जो मटेरियल रिक्वेजिशन नोट आया वो उसके कंट्रोल की।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो मेरे कंट्रोल गुड्स रिसिप्ट के एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले देखना है मिसिंग और इनकम्प्लीट गेट इनवर्ट डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हो रही। तो इट मीन्स कि जो मेरी गेट पे जो गुड्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो क्या वो जितनी मेरी गेट पे गुड्स आए हैं वो उसी उनकी गुड्स रिसिप्ट सबका जितना गेट रजिस्टर पे गुड्स आ रहे हैं मेरे उतने की मेरी प्रॉपर जीआरएन हुए है कि नहीं हुए। इट मीन्स जो मेरे जो मेरी क्या कहते हैं जीआरएन है वो शुड बी इक्वल टू दी गेट एंट्री पे जितनी भी मेरी एंट्रीज आ रही हैं वो सारी आपको मैपिंग करके चलनी है कि वो सारी जितनी गेट एंट्री पे गुड्स आई सारी जीआरएन हुई है कि नहीं हुई। अगर मेरी जीआरएन मान लो गुड्स गेट पे गुड्स आए थे 10 क्वांटिटी की लेकिन अगर जीआरएन हुई है मेरी 8 क्वांटिटी की। तो चेक करो कि ऐसा क्यों हुआ कि जीआरएन वाला गुड्स गेट पे एंट्री हुई 8 की एंट्री हुई 8-10 की एंट्री हुई लेकिन जीआरएन बना 8 का हो सकता है 2 गुड्स ख़राब निकले हों। तो क्या उसका कोई आपने सामने वाले पर्सन को क्या कहते हैं डेबिट नोट रेस कर दिया कि नहीं कर दिया। तो वो आपने पर्सन को चाहिए सारी चीज़ें चेक करके चलनी होती हैं। थर्ड में आपको देखना है जो मेरे गुड्स रिसीव हुए हैं जीआरएन जब मैंने किया तब मैं उस साथ में पीओ लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था इनवॉइस लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था और पीओ नंबर भी शुड भी मेंशन होना चाहिए मेरे वेंडर के इनवॉइस के ऊपर। तो उस वेंडर के इनवॉइस के ऊपर पीओ नंबर भी मेंशन हुआ तो नहीं क्या होता जो क्वांटिटीज़ थी जो मेरी पीओ की वो मेरी मैच होनी चाहिए एज़ पर गुड्स एज़ पर इनवॉइस। अगर वो नहीं मैच है जो मिस मैच हुआ क्या मैंने उसका कोई एडजस्टमेंट की क्या मैंने कोई डेबिट नोट रेस किया डेबिट क्रेडिट नोट रेस किया अगर कम या ज़्यादा था अपने वेंडर को। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें चेक करके चलनी होती हैं। और थर्ड और इसमें देखेंगे कि गुड्स रिसीव्ड हाँ गुड्स ऐसा हो सकता है कि गुड्स तो रिसीव हो गए मुझे मान लो 31 मार्च की लेट नाइट को मुझे एक ट्रक आया मेरे गोडाउन में लेकिन मैंने क्या करा 1 अप्रैल को उसको गुड्स रिसिप्ट नोट की एंट्री मार ली। तो क्या होगा कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए जितनी भी 31 मार्च को रात को 12 बजे तक जितने मेरे को गुड्स रिसिप्ट हो गए मैं ये मानूंगा कि वो मेरी 31 मार्च की ही परचेज थी और मैं उसी फाइनेंशियल ईयर में ही उसको काउंट करूँगा। जितने तो आप ये चेक करना कि जितने भी मेरे गुड्स गेट पे एंट्री आ गई थी गेट पे गुड्स आ गए थे 31 मार्च को उतने की सबकी जीआरएन 31 मार्च को हुई है कि नहीं हुई। तो ये चीज़ें आपको एक ध्यान से चेक करने थे। ये कट ऑफ प्रोसीजर भी होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक तरह का। तो और ये देखो कि बैक डेटेड जीआरएन तो नहीं आ रही। बैक डेटेड जीआरएन मीन्स कि मेरे पास बस कोई गुड्स तो मेरे पास बहुत पहले आ गया था। गुड्स मान लो गेट एंट्री आ रही है मेरी 25 मार्च की लेकिन मेरी जीआरएन हो रही है मेरी जाके 31 मार्च की। ऐसा क्या हुआ कि गुड्स की एंट्री मेरी इतनी लेट हो रही है या फिर बैग वो ऐसा कर रहा है कि ये क्रिएशन डेट हुई 31 मार्च को लेकिन इसने क्या किया 25 मार्च को की एंट्री मार दी। पोस्टेड डेट देखोगे आप 25 मार्च की है लेकिन जब क्रिएशन डेट देखोगे वो देखोगे 31 मार्च की। तो ये 6 दिन बैक एंट्री में क्या कर रहा था पर्सन। तो आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान से चेक करनी है कि तूने एंट्री तो पोस्ट की 31 मार्च की लेकिन 31 मार्च को पोस्ट की लेकिन 25 मार्च की पोस्ट की 6 दिन पहले की पोस्ट की जब गुड्स आ चुका था मेरा 25 मार्च को गेट के ऊपर। तो तूने पीछे 6 दिन में जाके उसको चेक क्यों नहीं किया गेट के ऊपर इतनी लेट क्यों मेरा जीआरएन क्रिएट हुई। ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये सेम ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया कि और अनऑथराइज पोस्टिंग ऑफ जीआरएन तो नहीं हो रहा। अनऑथराइज पोस्टिंग ऑफ जीआरएन मीन्स कि जिसकी आईडी से जीआरएन पोस्ट होना चाहिए उसकी आईडी से ही जीआरएन पोस्ट हो रहा है कि नहीं हुआ। क्या वो स्टोर मैनेजर उसको अप्रूव कर रहा है
कि नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि स्टोर मैनेजर ने अप्रूव ही नहीं किया और उसने मेरे गुड्स GRN हो गया। तो ऐसा है कि स्टोर मैनेजर तो सारे जो मेरे GRN हो रहे हैं वो स्टोर मैनेजर से अप्रूव होने चाहिए। और अब थर्ड हम देखेंगे कि जो इन्वेंट्री का मूवमेंट है वो कैसी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि इन्वेंट्री मूवमेंट कैसे होती है एक रोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो इन्वेंट्री मूवमेंट देखो कि या तो क्या करेगा, स्टोर इशू करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसमें हमें ये रिस्क होता है कि क्या अनऑथराइज इशू ऑफ मटेरियल तो नहीं हो गया, यानी कि जिसको स्टोर मैनेजर ने उसको अप्रूव किया है कि नहीं किया है। तो ये चीज़ें आपको चेक करके चलनी है कि जिसने इशू करना चाहिए था उसी ने इशू किया है कि नहीं किया। यानी और सेकंड इसमें चेक करो कि अगर मेरा मटेरियल मान लो इशू करवा के तो ले गया, लेकिन हो सकता है कि वो शाम को मटेरियल बच जाए, तो क्या ये मेरा बैक टू स्टोर डिपार्टमेंट में आ गया है कि नहीं आ गया। ये तो कि मेरा प्रोडक्शन वाली जगह पे पड़ा रह गया। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। जितने मेरी मटेरियल रिटर्न आया उतने की क्वांटिटी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं रिकॉर्ड हुई है। मेरा प्रोडक्शन से उसी दिन वापस आ जाता है। अगर मेरी प्रोडक्शन नहीं होती नेक्स्ट डे मैं फिर से इशू करवा सकता हूँ। एक स्टॉक ट्रांसफ़र भी होता है। स्टॉक ट्रांसफ़र की मीन्स कि मैंने मान लो एक SFG प्रोडक्ट बनाया। SFG मीन्स कि एक टैंक है उसमें मैंने 10 चीज़ें डाल दी। अब ये अभी जूस तैयार हो गया, जूस तो तैयार हो गया, लेकिन अब ये बोतल्स में भी तो पैक होगा। बोतल में पैक होने के लिए मैं ट्रांसफ़र करूँगा FG डिपार्टमेंट को। FG डिपार्टमेंट जब ये स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ तो जितना भी ये SFG ट्रांसफ़र हुआ उतना FG मेरे बोतल्स में पैक हुआ है कि नहीं हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसको हम इनपुट आउटपुट रेशो भी बोलते हैं कि जितना मेरा SFG बना टैंक के अंदर उतना ही मेरा बोतल्स में पैक हुआ है कि नहीं हुआ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से हमें चेक करनी होती है कि मूवमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकंड होता है उसमें और आता है कि मटेरियल स्क्रैप मीन्स कि जो मेरा स्क्रैप में मटेरियल जाना चाहिए था वो स्क्रैप में गया कि नहीं गया, क्या वो स्क्रैप हेड में गया कि नहीं गया। ऐसा तो नहीं है कि जो मटेरियल स्क्रैप है मैंने ट्रांसफ़र में डाल दिया हो। तो वो चीज़ें सारी चीज़ चेक करनी कौन सा मटेरियल स्क्रैप में गया। तो और वो आगे स्क्रैप बिक भी गया कि नहीं बिक गया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे ही पड़ा है। तो वो चीज़ें चेक करनी है। सेकंड उसमें एक और हो सकता है कि रिपेयर के लिए भी हो सकता है मटेरियल चला जाए। कोई ऐसी मशीन मेरी ख़राब हो गई तो कि जो रिपेयर के लिए बाहर जानी है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं उसमें रिटर्नेबल गेट पास बनाऊँगा। रिटर्नेबल गेट पास की ये मशीन मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर तो जा रही है, लेकिन ये बाहर वापस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी ठीक होने के बाद। तो वो रिटर्नेबल गेट पास के लिए इशू हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चेक करना क्या रिपेयर होने के बाद कौन फॉलो अप करता है इसका, कि वो मेरी एक मशीन ठीक होने के लिए गई थी लेकिन अब तक वो आई नहीं है। अभी नहीं तो कहाँ गई वो मशीन। और रिटर्नेबल गेट पास का उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ है। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड होता है जो रिटर्न्स आते हैं मेरे। रिटर्न्स की मीन्स कि मेरे जो एक्सपायर्ड गुड्स होते हैं, जो भी मेरे एक्सपायर्ड गुड्स हैं वो मेरे फैक्ट्री के अंदर आए होंगे। तो वो फैक्ट्री के अंदर आए हैं तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है उसको फ्रेश मटेरियल ट्रीट कर लो। ऐसा तो नहीं कर रही कंपनी कहीं उसकी उसका भी बैच फिर से रिमूव करके दोबारा नया बैच लगा के और फिर से मार्केट में सेल करने जा रही है। तो ऐसा तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। आजकल आप देखोगे मार्केट में कि लोग बहुत तो करते हैं कि उससे ही वो बैच को कंपनी के बाद अगर कोई एक्सपायर्ड गुड्स आता है तो बैच हटा के बेच देते हैं। तो न्यूज़ में देखा होगा ये बहुत बार होता है। तो वो ये चीज़ें तो नहीं हो रही है, चीज़ें बहुत ध्यान से चेक करनी होती हैं आपने। और
उसमें और रिस्क क्या होता है, अदर रिस्क की मैं बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि आइटम्स, यही मैं आपको बता रहा था कि आइटम्स एंड आइटम तो रिटर्नेबल गुड्स पास तो मेरा चला गया, मशीन मेरी ठीक होने तो चलेगी, लेकिन वापस ही नहीं आई। वापस नहीं आई तो किसने फॉलो अप किया, क्यों नहीं आई वापस, तो क्या हो रहा है वहाँ पर उसके लिए कोई पार्ट्स पेंडिंग है, तो क्यों नहीं आ रहा पार्ट वो। तो ऐसा तो ये चीज़ें सारी चेक करनी है। और गेट पास इशू कर दिया विदाउट अप्रूवल, किसी का गेट पास तो इशू कर दिया, लेकिन किसी के अप्रूवल थी नहीं, किसी के साइन थे नहीं, ऐसे ही गेट पास इशू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। सेकंड इसमें ये चेक करना होता है कि जो मेरी इन्वेंट्री की स्टोरेज है वो सही है कि नहीं हुआ है। यानी कि जो इन्वेंट्री की स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है अगर आप देखो तो, क्योंकि अगर आप एफएमसीजी में इंडस्ट्री में देखोगे कि आपको एक मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर इन्वेंट्री रखनी होती है। तो मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर जब इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई तो वो उसके एब्सोल्यूट होने के और ख़राब होने के चांसेस बहुत तेज बढ़ जाते हैं। तो उस केस में आपने देखना है कि इसमें टेम्परेचर है नहीं, ये तो अभी ख़राब हो जाएगा। इट मीन्स ये एब्सोल्यूट इन्वेंट्री बन गई, तो इसका प्रोविज़न बनाओ। आपका ऑडिटर कहेगा कि इसका प्रोविज़न बनाओ, आपने तो सही टेम्परेचर में इन्वेंट्री रखी नहीं हुई, जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है ये सबका प्रोविज़न बना दो, सबका राइट ऑफ करना पड़ जाएगा उस टाइम। तो देखो कि सही टेम्परेचर में गुड्स पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। या मेरा जो अगर मैं जूस बनाने की बात करूं तो पल्प आता है एक, पल्प को एक मेरा मिनिमम डिग्री -2 से -18 डिग्री के बीच में स्टोर करना होता है। तो कंपनी क्या करती है कि कोल्ड स्टोरेज ले लेती हैं, कोल्ड स्टोरेज में गुड्स पड़े हैं कि नहीं पड़े हुए। तो ये अगर आप मेडिसिन के केस में भी देखोगे, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो एक मिनिमम टेम्परेचर में रखनी होती हैं, तो वो प्रॉपर उसी मिनिमम टेम्परेचर में पड़ी हुई हैं कि नहीं पड़ी हुई, ये एज ए ऑडिटर आपको चेक करना होता है। और सेकंड इसमें ये देखो कि अनऑथराइज और थेफ्ट का इशू तो नहीं है। अगर जब यानी कि जब मेरा गुड्स जा रहा है, यानी कि जब भी मैं इन्वॉइस किया, मैंने इन्वॉइस के साथ डिस्पैच होगा, जब भी मेरा डिस्पैच हो रहा है, डिस्पैच वो सिक्योरिटी चेक गार्ड वहाँ पर खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ, जब भी मेरा गुड डिस्पैच हो रहा है, तो एक अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है किसी भी मेरी स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर। और मिसप्लेस और मिक्सअप इन्वेंट्री तो नहीं पड़ी हुई कोई मेरी, यानी कि एक इन्वेंट्री का पता ही नहीं कहाँ चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। मैच भी लगे हुए हैं कि नहीं, वेरी जो मेरे टैगिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, ये इसमें एक चीज़ है करना कि टैगिंग किसी प्रॉपर गुड्स की हुई है कि नहीं हुई। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट आइटम बन जाती है। और हैज़र्ड मटेरियल मीन्स कि जो मेरा रिस्की मटेरियल होता है, रिस्की मटेरियल जैसे रिस्क जो जिसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, ऐसा मटेरियल किसी ऐसी जगह पर तो नहीं पड़ा हुआ, किसी आग लगने वाली जगह के करीब तो नहीं पड़ा हुआ, या उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस कंपनी ने लेके रखे हुए हैं हैज़र्ड मटेरियल को कोई हाथ ना लगाए इसको, तो कोई किसी को कोई क्या कहते हैं इंजरी ना हो जाए। तो ये चीज़ें कैसे कंपनी ने कंट्रोल की हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको चेक करने का लॉस हो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स मीन हो सकता है मेरा ऐसा मटेरियल हो जो क्या कहते हैं ऐसा मौसम के साथ साथ क्या इवेपोरेट हो जाता हो। इवेपोरेट होने का मतलब मीन्स कि जब मान लो कोई पेट्रोल है या कोई ऐसी मेरी इन्वेंट्री है जो मौसम में धूप में या कहीं भी इवेपोरेट होती रहती है, तो वो चीज़ें कंपनी कैसे कंट्रोल करती है उसके ऊपर। यानी कि अगर मेरा स्टैंडर्ड इवेपोरेट 1% है यूज़ करने से पहले, तो मेरा 1% ही इवेपोरेट हो, तो यानी कि मेरा 20% इवेपोरेट ही हो जा रहा है। तो चीज़ें कैसे स्टोरेज की हुई हैं, वो ऐसी स्टोरेज लोकेशन पे तो नहीं रखी हुई जहाँ धूप में रख के खड़े, तो वो तो इवेपोरेट होता ही जाएगा। तो वो चीज़ें बहुत चेक करनी होती है। ये मेनली होता है एफएमसीजी फार्मा, मैं आपको बता रहा था, ये उसी इंडस्ट्रीज में होता है।
सेकंड हम इसमें ये चेक करके चलेंगे कि क्या कंपनी ने कभी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है इन्वेंट्री का, अपने स्टॉक का। तो कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन करती है कि नहीं करती कंपनी। तो कभी गिनना भी है स्टॉक के, नहीं गिना, जितना मेरा ईआरपी में आ रहा है उतना मेरा क्या कहते हैं फिजिकल में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। क्या कोई डैमेज है तो उसके डैमेज का राइट ऑफ किया है कि नहीं किया हुआ, या मेरा कोई एक्सपायरी गुड्स है उसको राइट ऑफ कर दिया है कि नहीं कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी है। कभी कभी कंपनी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया है कि नहीं किया हुआ। और फिजिकल वेरिफिकेशन ये नहीं कि अपने पास मेरे गुड्स पड़े होते हैं। अगर आप देखोगे ई कॉमर्स के केस में क्या होता है कि जो मेरे अमेज़ोन के वेयर हाउसेस होते हैं या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस होते हैं, वो अपने पास भी क्या कहते हैं गुड्स रखवा लेते हैं मेरे, सो डैट डिलीवरी जल्दी हो। तो या जेप्टो के आप देखोगे डार्क स्टोर्स होते हैं, बहुत जल्दी माल पहुंचाने के लिए अपने अपने स्टोर्स बनाए होते हैं इन सब ने, और अपने पास माल मंगवा के पहले से रख लेते हैं। तो वो भी तो मेरे ही गुड्स हैं। तो उस गुड्स का क्या लोकेशन है, उस गुड्स की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं ये लोग कि मेरा वो गुड्स उतने गुड्स पड़े भी हैं कि नहीं वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो और उस गुड्स को क्या क्या वो कोई नंबर शो करता है उनकी वेबसाइट पे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से चीज़ें वेरिफिकेशन करके चलनी है। और उनसे आपको मेनली कंफर्मेशन ले लीजिए पार्टी से। सबसे बड़ी बात कि आप मेरे को लिख के दे कि तेरे पास ये गुड्स पड़ा था, इतने गुड्स कंपनी के पड़े थे, मेरे को अपना सर्टिफिकेट बना के दे दे। और सेकंड में ये चेक करना है कि इन्वेंट्री लेवल क्या रखती है कंपनी। हर एक गुड्स में ना इन्वेंट्री लेवल हो सकता है कि किसी भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो क्या प्रोडक्ट बनाती है। पर ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है, कंपनी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि मिनिमम लेवल कितना रखना है, मैक्सिमम लेवल कितना रखना है, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है मेरी, रीऑर्डर लेवल क्या है, सेफ्टी स्टॉक क्या है। तो वो चीज़ें कंपनी को, हर एक कंपनी की पॉलिसी में ये चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप पहले वो दीजिए कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। मिनिमम लेवल मैंने कि स्टॉक का कितना रखूँगा, मैं मैक्सिमम लेवल कितना रखूँगा कि मेरा ख़राब ना हो। और रीऑर्डर पॉइंट क्या है, यानी कि मैं इस पॉइंट पे आकर मैं इस गुड्स को रीऑर्डर कर दूंगा। तो जैसे ही रीऑर्डर, तो आप ये देखो कि जब मेरा गुड्स प्योरेज हुआ तो जब भी प्योरेज होगा तो रीऑर्डर पॉइंट पे ही होगा। रीऑर्डर पॉइंट पे प्योरेज हुआ है कि नहीं हुआ, तो जिनकी आसपास के क्वांटिटी पे प्योरेज होगा तब भी ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, रीऑर्डर सेफ्टी स्टॉक मेरा कितना पड़ा है। मान लो एकदम से डिमांड आ जाती है मार्केट में, अगर मैं अपने कस्टमर का जो वर्क करता हूँ वो कह देता है कि मुझे तो अगर नेक्स्ट मंथ में या मेरे 1-2 दिन में मेरे को डबल स्टॉक चाहिए, तो क्या मेरे पास कोई सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें एक चेक करके चलनी होती हैं। आपने ये देखना है कि इन्वेंट्री लेवल सेटअप कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसका ऑथराइजेशन है, कौन कहता है कि ये मेरा मैक्सिमम लेवल होगा इस इन्वेंट्री का, ये मेरा मिनिमम होगा, ये मेरा रीऑर्डर लेवल होगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी है कि कौन करता है, ये किसने सेट की हैं और ये हर साल चेंज होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि हर साल मेरी डिमांड चेंज होती रहेगी, मेरी प्रोडक्शन भी चेंज होती रहेगी। तो हर साल ये चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं और ये चेंज होती रहती हैं, सो डैट कि मेरा एक प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे। और सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री लेवल, ये कौन इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करता है। रिव्यू चेंजेस करते हैं जब भी मेरा प्रोडक्शन मेरे सेल बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन, और मेरा इन्वेंट्री मेरे को हाई रखनी पड़ेगी, तो ये लेवल कोई रिव्यू भी करता रहता है कि नहीं करता रहता है। ये भी आपको चीज़ें चेक करके चलनी होती हैं। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री को कैसे हम डील करते हैं। स्लो मूविंग इन्वेंट्री मीन्स कि जो मेरी इन्वेंट्री 90 से 180 दिन हो गए हैं ऐसी पड़ी हुई है, कोई लेने नहीं आया स्टोर से, किसी ने इशू ही नहीं करवाई हुई, तो ये चीज़ें सबको इशू फ्रॉम स्टोर, यानी कि ये मेरी चीज़ें स्टोर से कभी किसी ने इशू ही नहीं कराई, 90 से 180 दिन हो गए हैं। तो ये चीज़ें चेक करो कि क्यों नहीं इशू करवाई,
क्योंकि इसका कभी क्या इससे रिलेटेड मटेरियल एफजी का कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब उसकी मेरी मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। इट मीन्स वो मेरा RMPM अब कभी यूज़ ही नहीं होगा, तो यूज़ ही नहीं होगा तो मैं उसको उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। वैल्यू जीरो होगी तो सीधा राइट ऑफ करूँगा बुक्स में। तो ये एक हिट होता है जो कंपनी नॉर्मली लेती नहीं है, तो उसको आपको चेक करके चलना होता है कि जितना कितनी मेरी स्लो मूविंग इन्वेंट्री है। नॉन मूविंग मीन्स कि मेरे 6 महीने हो गए किसी ने इशू नहीं करवाया, मतलब बिल्कुल ही ना इधर उधर हो रही है, कोई भी इशू कभी हुआ ही नहीं, वो 6 महीने से ऐसी पड़ी हुई है, वो तो सीधा सीधा राइट ऑफ में डाल दो। जनरली ऑडिटर क्या करता है आपको, वो फिर 6 महीने से ऊपर नॉन मूविंग है इसको राइट ऑफ में करो भाई, ये आपकी इन्वेंट्री कभी नहीं बिकने वाली अब, या बिल्कुल ही प्राइस पे जो बिकेगी वो मिनिमम प्राइस होगा तो राइट ऑफ ही जनरली करवा देती हैं। एब्सोल्यूट इन्वेंट्री मीन्स जो मेरी इन्वेंट्री स्टॉक में तो है तो, लेकिन ये इन्वेंट्री मेरी ख़राब हुई पड़ी है, इन्वेंट्री ख़राब बिल्कुल ही ख़राब है, यानी कि डैमेज कंडीशन में पड़ी है, या फिर उसको कहते हैं ना पानी लग गया, वो ऐसी कंडीशन में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वो मेरी ख़राब है इन्वेंट्री, तो वो तो कभी ना बिकने वाली है ना कभी उसका कोई होने वाला है। तो उसको नॉर्मली कहते हैं कि इतनी इन्वेंट्री को आप ऐसा करिए, आप इन आइटम्स को आप राइट ऑफ में डाल दीजिए। तो ये चीज़ें कंपनी कैसे फॉलो करती है, तो ये चीज़ कंपनी कोई फॉलो अप लेती है कि नहीं स्लो मूविंग इन्वेंट्री का, नॉन मूविंग इन्वेंट्री का कभी नहीं, कंपनी ने कभी फॉलो अप लिया है कि नहीं लिया, कभी राइट ऑफ किया है कि नहीं किया, नहीं तो ऑडिटर आएगा अपने आप राइट ऑफ करवा के चला जाएगा। और उसमें नेक्स्ट आता है कि वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कैसे करना है इन्वेंट्री का, कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करती है वैल्यूएशन के लिए, ये भी जरूर चेक करना है। फीफो मेथड फॉलो करती है, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करती है, और इन्वेंट्री एजिंग एनालिसिस आप देखो कि इन्वेंट्री एजिंग एनालिसिस करो कि कितनी भी इन्वेंट्री स्लो नॉन मूविंग एब्सोल्यूट इन्वेंट्री कौन सी है। NRV टेस्टिंग करो, NRV टेस्टिंग मीन्स कि जो मेरे प्रोडक्ट बने पड़े हैं क्या मैं उससे ज़्यादा का बेच भी पाऊँगा कि नहीं बेच पाऊँगा। कॉस्ट आई है मेरी 10 रुपये, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं तो इसके सेल प्राइस है 8 रुपये, तो मैं 8 रुपये ही उसका 2 रुपये की अपने आप राइट ऑफ कर दूंगा कि मुझे 2 रुपये मुझे मिलने तो 8 रुपये ही है ना, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो मेरे 8 रुपये ही है। तो जनरली वैसे आपको ये मिलेगा नहीं कि अगर मेरी कॉस्ट 10 में है तो मैं 8 में क्यों बेचूंगा, तो ये जनरली होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक कंडीशन ऐसी मिल जाए तो आपको 2 रुपये राइट ऑफ करवा के चलने हैं। अगर मेरी 10 की कॉस्ट है और 8 रुपये मिलने हैं तो 2 रुपये राइट ऑफ करो उसको। और वैल्यूएशन रूल कौन सा, और वैल्यूएशन रूल सही अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ इंड AS 2 के अकॉर्डिंग। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स कि इसमें मेरे ओवरहेड ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ओवरहेड जितने भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो मेरे उसमें ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप में देखोगे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड करने सिखाए थे कि एक इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में ओवरहेड कैसे ऐड होते हैं। और जर्नल एंट्री पास कोई जर्नल में अगर इन्वेंट्री राइट ऑफ हो रही है तो उसमें राइट ऑफ की एंट्री कौन डाल रहा है। राइट ऑफ मीन्स कि जो मेरी नेगेटिव स्टॉक की एंट्री है, जिस स्टॉक मैं कम कर रहा हूँ उसकी एंट्री कौन डाल रहा है। पॉजिटिव मीन्स कि मान लो कोई ऐसी इन्वेंट्री है, कोई 10 पीस मेरे को ऐसे मिल गए जो ERP में नहीं थे लेकिन मेरी फिजिकल में पड़े थे, मैं क्या करूँगा स्टॉक को पॉजिटिव कर दूंगा जितनी, और मेरे को कोई एंट्री राइट ऑफ करना है गुड्स को और मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है लेकिन फिजिकल में नहीं है ERP में है, तो मैं उसको राइट ऑफ करने के लिए नेगेटिव एंट्री पास करूँगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जितनी भी एंट्रीज हैं इसकी अप्रूवल किसने दी है, बहुत चीज़ें ध्यान से चेक करने होती हैं। क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने कभी अप्रूवल किया इन्वेंट्री को देखा, वो तो ये सारी चीज़ें आपको ऑडिट ट्रेल भी चेक करने के चलना होता है कि वैल्यूएशन वर्किंग है कि नहीं, NRV बेसिक पे है कि नहीं है, और कंफर्मेशन अप्रूवल है कि नहीं है। नेक्स्ट इसमें ये रिस्क रहता है कि इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड तो नहीं है। और इन्वेंट्री ओवर वैल्यू मीन्स कैसे होगी इन्वेंट्री ओवर वैल्यू, इन्वेंट्री ओवर वैल्यू होगी कि मैं अपना जितना भी नॉन मूविंग स्टॉक होगा, अब्सोल्यूट स्टॉक होगा, उसकी वैल्यू अपनी बुक्स में डाल के ही रखूँगा
तो वो तो उसका तो 0 रुपये मिलने हैं मेरे को, तो वो जब हटाऊंगा अपने आप मेरी वैल्यू कम हो गई। तो जैसे ही वो डैमेज ऑफ स्टॉक को डाल के रखूँगा इन्वेंट्री, अपने आप वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी। तो हमने देखा कि इन्वेंट्री कोई और वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई, या फिर इन्वेंट्री हो सकता है अंडर वैल्यूड भी हो। अंडर वैल्यूड मीन्स कि इनकरेक्ट एनआरवी अप्लाइड एंड डिस्काउंट नॉट फैक्टर्ड प्रॉपरली। इंश्योर एनआरवी असेसमेंट इंक्लूड्स करंट मार्केट रेट और क्या कहते हैं, और रियलाइजेबल सेल वैल्यू और डिस्पोजेबल कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी है आपको। वैल्यूएशन मेथड सही लगाया हुआ है कि नहीं लगा हुआ, अपना फीफो मेथड लगाया हुआ तो फीफो मेथड फॉलो भी हो रहा है कि नहीं हुआ। कंपनी कहते हैं मैंने फीफो मेथड लगाया हुआ है, लेकिन फॉलो अप तो हो नहीं रहा। कोई भी गुड्स कोई भी उठा के कभी भी लेके जा रहा है, या फीफो कहती है लग लीफो लगा हुआ है ईआरपी में। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, मान लो कुछ ऐसा इन्वेंट्री हो सकती है जिसका मेरे पास इनवॉइस आ गया, लेकिन कल को क्या होता है कि मैंने इनवॉइस के बेस पे अपनी बुक्स जीआरएन भी कर ली और अपनी बुक्स में उसकी एंट्री भी कर ली, लेकिन मेरे पास माल तो पहुंचा नहीं। उसने इनवॉइस दे दिया था सीधा मेल पे, उस मेल के मैंने इनवॉइस चढ़ा लिया, गुड्स भी आ गए, मैं लेकिन गुड्स तो पहुंचा ही नहीं मेरे पास। तो उस गुड्स जब तक नहीं पहुंचा तब तो मैं इन्वेंट्री थोड़ी ना मान सकता हूँ अपनी बुक्स में उसकी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से चेक करनी है कि उसका इनवॉइस कब हुआ और उसका जीआरएन कब हुआ था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। थर्ड पार्टी, मेरे पास थर्ड पार्टी का जितना भी स्टॉक है वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी का स्टॉक मेरे पास आया हुआ है बिकने के लिए, वो कहता है कि जब भी बिक जाए तब मेरे को पैसे दे दियो, लेकिन ये इन्वेंट्री मेरी है। अब वो उसकी इन्वेंट्री है तो मैं अपने स्टॉक में उसको इंक्लूड क्यों करके चलूँगा। तो वो वाली इन्वेंट्री तो मेरे स्टॉक में नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल टेस्टिंग में एक चेक करनी होती हैं। और जैसे एरर इन कॉस्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, जितनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रही है, मेरा बॉम सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। बॉम को अच्छी तरह से चेक करना। बॉम मीन्स कि जो मेरे बिल ऑफ मटेरियल होते हैं, बिल ऑफ मटेरियल में एक लिखा होता है कि मेरा अगर 10,000 लीटर बनाना है तो मेरा इतने इतने लीटर का मेरा पल्प डलेगा, इतने लीटर का मेरा इतना मेरा वाटर डलेगा, इतनी मेरी शुगर डलेगी, इतना मेरा फ्लेवर डलेगा, इतना मेरा क्या कहते हैं उसको कलर कलर डलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें पहले से ये फिक्स होती हैं कि अगर मैंने 10,000 लीटर बनाना है तो इतनी डलेगी। इसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। क्या बिल ऑफ मटेरियल सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती है। वो फॉलो अप भी हो रहा है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग गुड्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। मान लो 10,000 लीटर बनाने के लिए शुगर लगनी थी मेरी 100 टन की, लेकिन लग रही है मेरी 200 टन की। तो 100 टन की तो मेरी वेस्टेज होगी, तो क्यों लग रही है 200 टन की, कैसा क्या हुआ। क्या मेरी मेरी शुगर की मेरी कोई क्या क्वालिटी ख़राब थी, या क्वालिटी ख़राब थी तो आपने क्या वेंडर को डेबिट नोट रेज किया। तो ये सारी चीज़ें आपको एक चीज़ चेक करनी होती हैं। तो दैट इज़ फॉर द डे। होप इट्स हेल्प यू। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप, don't forget to subscribe. Thank you. Radhe Radhe.